से नहीं हम। तो स्वागत है आप सबका चैप्टर 1 के PYQ में। कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे हैं एक्सट्रीमली तेज, लास्ट में आपको मिलाया भी जाएगा आंसर, वैसे उनको एक को आता नहीं है। तो पहला है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12th का। पहला क्वेश्चन सबको दिख रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एंजियोस्पर्म। ये क्वेश्चन डायरेक्ट है और कई टाइप से आता है, CBSE ICSE दोनों में आता है। ठीक है, हम हैंडसम में बाद में लिख जाएंगे। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या तो तुमसे डायरेक्टली पूछ लेगा। पहले ये बताइए, ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह रहा है, कितने लोग को ये बात नहीं पता होती है कि माइक्रोस्पोर मेल गेमेट है या फीमेल गेमेट है? तो सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए, माइक्रोस्पोर कौन सा गेमेट है? मेल गेमेट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें यहाँ क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन। पहला काम करोगे डायग्राम बनाओगे। बायोलॉजी में जितना डायग्राम बना सको क्वेश्चन से रिलेटेड, इसमें मेगा स्पोर बनाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन से रिलेटेड जितना डायग्राम बना सको उतनी अच्छी बात है। तो सबसे पहला काम हमें माइक्रोस्पोर का डायग्राम बनाना पड़ेगा। माइक्रोस्पोर का डायग्राम किसे किसे आता है? किसे किसे आता है? हाँ या नहीं? और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सारा डायग्राम और ड्राइंग में डिफरेंस पता है सबको? क्या? डायग्राम इज वेल लेबल। तो ज्यादा कुछ नहीं बनाना होता है, बस एक बटरफ्लाई बना दो जो बीच में से टूटी होती है। सबको पता चल गया क्या होता है? सबको पता चल गया क्या होता है? ये हम किसको जूम इन करके बना रहे हैं? पॉलन ट्यूब को, पॉलन सैक को, एंथर को, जो कि क्या होता है? बाइलोब्ड और बाइलोब्ड एंड, बोलिए जल्दी, डाइथिकस। ये एक MCQ का क्वेश्चन आता है, CBSE वाले स्पेशली ध्यान दें, क्वेश्चन इसी में घुसेगा कि द एंथर ऑफ अ फ्लावर इज बाइलोब्ड डाइथिकस। कितना लोब है? 2 लोब। और एक लोब में कितना थिका? 2। तो 4 नहीं लिखते हैं, थिका। थिका इस पार्ट को बोलते हैं, ऐसा दिखता है ना, यही है ना? एक लोब 2 लोब और एक लोब में 2 थिका। इसीलिए तो क्वेश्चन आपको देगा कि द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। और ये एग्जैक्ट डेफिनेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का है। फॉर्मेशन ऑफ गेमेट फ्रॉम द मेल ऑर्गन या पॉलन सैक या फिर एंथर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो डायरेक्ट ये ना देके आपसे ये भी पूछ सकता है लिख के कि बाइलोब्ड और डाइथिकस होता है, ये फालतू कहानी लिख देगा CBSE वालों में स्पेशली। और ICSE का भी पैटर्न चेंज हो गया है, CBSE जैसा हो गया है, तो ध्यान देंगे। तो आपसे बोल देगा कि द मेल ऑर्गन इन अ एंजियोस्पर्म प्लांट इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहला काम हम ये करेंगे। अब इसके बाद ये क्या है? स्पोरेंजिया। वेरी गुड। इसको और क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। इसके 4 लेयर है, नाम बताते जाइए। पहला लेयर एपिडर्मिस बाहर होगा कि अंदर? तो हम अंदर वाला पूछ रहे हैं, एंडोथीशियम। ये एक और क्वेश्चन बनता है जो आपसे लेयर पूछेगा और एग्जैक्ट फंक्शन पूछेगा। 4 पॉइंट में दे देगा कि सबका फंक्शन बताते जाइए। ठीक है, लास्ट के लास्ट ये रहा था। ये क्या है? एंडोथीशियम के जस्ट पहले मिडिल लेयर या टैपेटम? मिडिल लेयर। फिर इसके बाद टैपेटम। एपिडर्मिस हमेशा सबसे बाहर होता है। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर और एपिडर्मिस। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये स्ट्रक्चर होना चाहिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। ठीक, टैपेटम का फंक्शन क्या होता है? टैपेटम ही एकमात्र है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। बाकी सबका तुम लिखोगे डेहिसेंस ऑफ एंथर, मतलब इसको जब यहां से फाड़ना होगा तो बाकी सबका वही काम होगा एपिडर्मिस छोड़ के। मिडिल लेयर और एंडोथीशियम डेहिसेंस ऑफ एंथर करेंगे
और टैपेटम नरिशमेंट टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल करेगा। कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है। अब आंसर देखते हैं कैसे लिखना है। तो पहला काम किया हमने, ये बना दिया, सब कुछ लेवल कर दिया, और इसके नीचे आपको क्या लिखना होगा, माइक्रोस्पोर। अब इसके बाद आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कि द माइक्रोस्पोर ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस पॉइंट वाइज। आंसर सारा पॉइंट वाइज होना चाहिए, ए से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट गलत होगा तो मार्क्स मिलेगा। ए से लिखोगे, बीच में कोई पॉइंट गलत होगा, टीचर गुस्सा के काट देगा। ठीक, तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि इट इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। शाबाश, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में हम क्या लिख देंगे, हाँ नहीं ये नहीं लिखेंगे, 4 लेयर्स का कोई काम ही नहीं है हमें। हम लिखेंगे इट कंटेन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्यों अब ये लिखे हैं, अब इसका रीजन बताएंगे। विच अंडरगो, क्या अंडरगो करता है, माइटोसिस या मियोसिस? फिर सोचिए, मियोसिस तो हो चुका ना यहाँ पे, दोनों एक्चुअली होता दोनों है, 2 माइटोसिस 1 मियोसिस। अंडरगो माइटोसिस एंड मियोसिस टू फॉर्म, क्या बनाएगा, मेल गेमेट। डायरेक्ट पॉलन ग्रेन नहीं लिखना है, जितनी जानकारी है सब पे मार्क्स चाहिए। अब उस मेल गेमेट का नाम लिख दो पॉलन ग्रेन। ये क्या हुआ, अब देखो हमारा इंफॉर्मेशन काम आएगा 4 लेयर का। ठीक, इट कंटेन्स 4 लेयर्स। अब हर लेयर का फंक्शन लिख दीजिए। पहला टैप्टम क्या करेगा, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग गेमेट, और बाकी दोनों का नाम लिखेंगे, मिडिल लेयर और एंडोथीशियम डाइसेंस ऑफ एंथर। जैसे ही पॉलन ग्रेन मैच्योर होगा तो उस पॉलन ग्रेन को फैलना होता है, तो एंथर को फाड़ देगा। बात समझ में आ गई। एपिडर्मिस प्रोवाइड्स एन एडिशनल सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे चेरी ऑन द केक लगाने के लिए पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बना के छोड़ देंगे आंसर। चेरी ऑन द केक मतलब सब खाना बढ़िया है, बाद में हम डेजर्ट चाहिए, केक पे चेरी लगा दी, देखने में भी सुंदर लगे। तो हम ये भी बता दिए और आपको ये भी दिखा दिए कि मेल गेमेट कैसा होता है। तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बना देंगे, आंसर खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। आंसर कैसे लिखना है ये भी बताया जा रहा है, और क्या 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 लिखना है वो भी बताया जा रहा है। डायग्राम मस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने टाइप से आ सकता है ये भी समझ में आ गया। ठीक, तो ये पॉइंट्स लिख लीजिए फोन को। तो अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। तो यहाँ पे आपको फीमेल गेमेटोफाइट बताया नहीं गया है, तो आपका सबसे पहला लाइन क्या होगा कि फीमेल गेमेटोफाइट होता क्या है। फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता है, इतना तो पता होगा। एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गेमेटोफाइट। तो पहला आंसर आप लिखेंगे कि एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गेमेटोफाइट। ये आपका सबसे पहला आंसर है। अरे चलो, अब क्या, बोर्ड एग्जाम में कोई पहली लाइन बताने थोड़ी आएगा। अब एम्ब्रियो सैक के बारे में जो जानकारी है सब लिख दीजिए। एम्ब्रियो सैक, दूसरा पॉइंट लिखना है कि प्रेजेंट कहाँ होता है। इट इज प्रेजेंट इन द, कहाँ प्रेजेंट होता है, जल्दी बताइए। ओवरी में। तीसरा पॉइंट जो इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है। इट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। अब आपसे क्या बोला है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, पर इसको और भी क्या कहते हैं, एक और नाम है ना इसका, पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम टाइप। उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। बोर्ड एग्जाम में कोई देखेगा तुम्हारा दिमाग कहाँ लगा था। आंसर जब तक नहीं लिखोगे उससे कोई मतलब नहीं है। देखो, ये खाली कहने की बात होती है कि मैं लड़का तेज है। एक बार घर पे मार्क्स मत लाओ और कहो तो तेज तो हम है ना पढ़ने में। देखो क्या होता है। नहीं, जाओ बाहर, क्या करो क्लास में।
सब बैठा है, तुमको घूमना है, बोर्ड एग्जाम आने वाला है, नवंबर चल रहा है, कोई चिंता नहीं है किसी को। यही स्ट्रक्चर है फीमेल गेमेटोफाइट का। अब आपको इसमें हर चीज का नाम बताना होगा। चलिए क्या है ये बताइए, कौन सा? सिनर्जिड्स, वेरी गुड। ये पोलर न्यूक्लियर, कलर बढ़िया नहीं लग रहा है। ये दोनों एक्सेल है। एंटीपोडल कौन है फिर? उल्टा नहीं बोलिए ना, पक्का? ये एक्सेल है, ठीक। तब ये क्या है? सर नीचे 2 ही होता है ना? अच्छा, दोनों साइड 3 होता है। बीच में ऊपर वाला एंटीपोडल है, एक्सेल बीच में 2 होता है। एक्सेल 1 होता है, एंटीपोडल 3 होता है। अच्छा, बहुत कंफ्यूजन है। देखो इधर ध्यान दो, हम बता रहे हैं। ये जो था, ये सारे एंटीपोडल है, ठीक। ये साइनर्जिड है, और ये जो सिंगल है ये एक्सेल है, ठीक। एंटीपोडल सेल के जस्ट ऊपर क्या होता है? चलाजल एंड, जहां पे एक ऐसा ट्रायंगुलर टाइप का बनेगा जिसका नाम होगा फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये एरिया माइक्रोपाइल, ये न्यूसेलस। अब सवाल ये आता है कि हम यही डायग्राम क्यों बनाएं? सिंपल डायग्राम भी बन सकता था, क्योंकि ये एनाट्रोपस ओव्यूल है जो बहुत बार आया है, बहुत बार। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। और आपसे डायरेक्ट इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। या तो ये डायग्राम बना देगा और आपसे पूछेगा विच टाइप ऑफ ओव्यूल इज इट, फिर आप लिखेंगे एनाट्रोपस, फिर आपसे सबका फंक्शन पूछेगा। अब देखिए फंक्शन जान लीजिए, क्योंकि कई बार अलग अलग फंक्शन भी देता है। पहले फंक्शन जान लो। इधर देखो, माइक्रोपाइल जो होता है वो स्मॉल ओपनिंग होती है जहां से एयर, वाटर और बाकी चीजें एंटर करेगी। फिलीफॉर्म अपैरेटस पोलन ट्यूब को गाइड करता है। पोलर न्यूक्लियाई आगे जाके एंडोस्पर्म बनाएगा। एंटीपोडल सेल में जैसे ही वो पोलन ट्यूब एंटर करेगा, एंटीपोडल सेल फट जाएगा। ये दोनों साइनर्जिड जो है ये गायब हो जाएंगे, और एक एग सेल से एक और पोलन ट्यूब में से जो न्यूक्लियस आएगा वो फ्यूज करेगा। तो एग सेल आगे जाके बनाएगा जाइगोट, और एंटीपोडल सेल्स में से एक आगे जाके बनाएगा, सॉरी ये कुछ नहीं बनाएगा, पोलर न्यूक्लियाई आगे जाके बनाएगा एंडोस्पर्म, ठीक। न्यूसेलस जो है, न्यूसेलस फ्लैश ऑफ द फ्रूट बनाएगा। फ्रूट का जो फ्लैश होता है वो न्यूसेलस बनाएगा। और ये आपका स्ट्रक्चर एनाट्रोपस ओव्यूल का है जो आपका आएगा। तो हमने स्ट्रक्चर बना दिया, एक्सप्लेन कर दिया, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, फंक्शन बता दिया इसका, ठीक है। एक पॉइंट हम और छोड़ देते हैं अभी, हमें कोई पॉइंट नहीं छोड़ना है क्योंकि हमसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ओव्यूल भी बना देंगे, ठीक है। और हम दिखा देंगे कि यहीं पे इसका लोकेशन है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। तो हमारा सारा पॉइंट एक ही में कवर हो गया। तो अगर हमसे 5 मार्क्स का पूछता है तो ये पूरा लिख देंगे। 3 मार्क्स में हमारा इससे और इतने से काम चल जाएगा, और 2 मार्क्स में डायग्राम, ठीक है। डायग्राम सब में होना चाहिए, चाहे 5 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का, कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसी ऑर्डर में आंसर लिखना है, ठीक। पहले डायग्राम से बेटर हम कुछ पॉइंट्स लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए।
तो अगला क्वेश्चन आता है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पुराने वाले क्वेश्चन जैसा है, इसकी जगह हम लोग मेल गेमेटोफाइट भी कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में किसी चीज की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पॉलन ग्रेन बनाइए। तो पहले पता करते हैं पॉलन ग्रेन के पास था क्या क्या। 2 लेयर, बहुत ही दुख हुआ हमें, पर कोई बात नहीं, हम फिर से बना सकते हैं। सबसे बड़ा वाला कौन सा सेल? वेजिटेटिव सेल। इसका काम क्या होता है? काम भी बताइए, एक्सप्लेन भी बोला है। वेजिटेटिव सेल का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। ये कौन सा सेल? जनरेटिव। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जाइगोट बनाने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। आउटर लेयर, इनर लेयर, और ये जगह किस लिए छोड़ी गई है? जर्म पोर। यहीं से पॉलन ट्यूब बनेगा, ठीक है। अब हर एक के बारे में हम लिखना स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में आपको बता दिए। इसके बाद सबसे पहला चीज जो आप लिखेंगे कि पॉलन ग्रेन इज जनरली रिलीज्ड एट 2 सेल्ड स्टेज। 70 से अधिक परसेंट, 75 to 80% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, जो पहला वाला डायग्राम था उसमें डाइसेंस ऑफ एल्थर हो रहा था, उसमें जो पॉलन ग्रेन रिलीज होगा वो हमेशा 2 सेल्ड स्टेज पे होगा 75 to 80% केस में। कोई दिक्कत नहीं। ये लिखने के बाद आप एक एक का फंक्शन बताएंगे। ये बता दिए, ये बता दिए। एक्साइन लिख एक्साइन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक्साइन में प्रेजेंट होता है, इसीलिए एक्साइन किसी भी चीज से डिस्ट्रॉय नहीं होता है। अगला आता है इंटाइन। इंटाइन बना होता है सेलुलोज प्लस पेक्टिन से। अगला पॉइंट बचा जर्म पोर। जर्म पोर आप लिखेंगे ये ओपनिंग है जहां से पॉलन ट्यूब जनरेट करेगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, ये बहुत ही छोटा सा था, सब लोग लिख लिया है ना। सिर्फ ड्रॉ करके आओगे तो मार्क्स कटेगा, हम पहले ही बता रहे हैं। हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन, क्वेश्चन ध्यान दो, जितना पूछ रहा है उससे अधिक लिखने की कोई जरूरत नहीं है और उसमें कोई चीज छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। वापस से एक क्वेश्चन आ गया, देखा देखा लग रहा है। अभी हम लोग कर रहे थे ना फीमेल गेमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक वाला। वापस से क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस। वापस से वही क्वेश्चन पूछा है, दूसरे तरीके से पूछ रहा है। इसकी जगह तुमसे पॉलीगोनम टाइप भी पूछ सकता था, ठीक है। तुम्हें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस बताना होगा। इस बात पर तुम एक पॉइंट और इंक्लूड कर सकते हो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का छोटा सा प्रोसेस तुम दिखा सकते हो कि 1 से 2 बना, 2 से 4 बनेगा, फिर इसके बाद लिखोगे 3 डिजेनरेट करेगा और 1 माइटोसिस करके 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस बनाएगा, और फिर इसके बाद स्ट्रक्चर बनाओ। तो इससे तुम्हारे आंसर को क्रेडिबिलिटी मिलती है कि तुम्हें पता है कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस आया कहाँ से। अब कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस बना देंगे, फिर उसके बारे में झूठ मूठ का पूरा मेगास्पोरोजेनेसिस लिखेंगे, फिर बताएंगे कहाँ पाया जाता है। तुम पिछले क्वेश्चन का आंसर इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज नोन एज फीमेल गेमेटोफाइट फाउंड इन द ओवरी। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं है? ये क्वेश्चन कहीं देखा देखा लग रहा है, उसमें बताया था। ओव्यूल इसीलिए आपको बताएगा, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ड्रॉपर। ये सारे वही क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं जो सबसे अधिक बार आए हैं। सारा पीवाईक्यू नहीं करवा रहे हैं, जो सबसे अधिक बार आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आना ही चाहिए इस चैप्टर से। वो तो ऊपर अभी ओव्यूल बना था, वो एनाट्रोपस ही था, तो आप डायरेक्ट बना देंगे, ठीक है। पर यहाँ देखो क्या कह रहा है सिर्फ, तो हमें सबका फंक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर 5 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स से अधिक का आता है,
तो सबके बारे में एक एक पॉइंट लिख देना, ठीक है? आगे बढ़े, कोई कष्ट नहीं है ना किसी को? इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको जरूर ध्यान दो। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, पर इससे क्वेश्चन घुमा के भी आएगा। कौन तीनों चीज एक्सप्लेन कर पाएगा? एनीवन अदर देन मी? सुनिए, अब तब मेरी बात सुनिए। एपोमिक्सिस जो है फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ग्रास है। इसका स्टार्टिंग जो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन का, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तुम दो डिफरेंट बात बोल रहे हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, इसका मतलब दो गेमेट अंदर आ चुके हैं, वो फ्यूज नहीं कर रहा है। हम कह रहे हैं फ्रूट बन रहा है खाली, पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? हो सकता है गेमेट मिला ही ना हो, गेमेट अंदर गया ही ना हो, ठीक? अब सुनिए, इससे कितने क्वेश्चन में, हाँ इसलिए सर एपोमिक्सिस पे पूछ लिया कि इंपॉर्टेंट एपोमिक्सिस तब तो तुम करोगे ना कि एक ही जगह से, एक ही प्लांट से हम ग्रो करा सकते हैं ढेर सारे, हमें बार बार उतना एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में एनर्जी लगती है, टाइम लगता है फर्टिलाइजेशन के बाद। सर इंपॉर्टेंस पूछ सकता है। हाँ, इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, पर इससे जनरली क्वेश्चन क्या आया है कि वाई ग्रास आर जनरली एपोमिक्टिक। एपोमिक्टिक का मतलब, तो तुम लिखोगे बिकॉज ग्रास आर प्रोड्यूस्ड विदाउट, क्योंकि ग्रास में तो फ्रूट होता नहीं है, ठीक है? ग्रास ही एक तरीके से फ्रूट है। तो ग्रास क्योंकि हमेशा विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होता है, इसलिए ग्रास को किस में लिया जाता है? एपोमिक्सिस में। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? आगे बढ़े। पॉलीएम्ब्रियोनिक, मोर देन वन एम्ब्रियो। इसका एग्जाम्पल बहुत सुंदर सा है, अनार, पोमोग्रेनेट। कई सारे एम्ब्रियो मतलब कई सारे सीड। तो अब पूछेगा पॉलीएम्ब्रियोनिक का फायदा क्या है? कोई बता सकता है कई सारे सीड्स का फायदा क्या है? हमें रिप्रोड्यूस करने के लिए ढेर सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। सीड्स नहीं लिख सकते, सब्जेक्ट्स मिलेंगे ना हमें। जैसे किसी के पास एक से ज़्यादा एम्ब्रियो है, ठीक? अब नॉर्मली कई सारे, जैसे आम के पास एक ही एम्ब्रियो है, तो एक आम के सीड से एक ही पेड़ उगा सकते हैं, पर एक अनार से कितना अनार उग सकता है? बहुत ढेर सारा। तो हमें ये चीप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देता है, सबसे पहला काम, ठीक है? अगला है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होता है? इसका एग्जांपल पता है? एप्पल फॉल्स फ्रूट होता क्या है? ऐसा एग्जांपल बस पता है एप्पल। सुनिए, दो चीज होती है, ओवरी एंड ovary develops into seed and ovule develops into fruit। तो जो फ्रूट ओव्यूल से ना बन के किसी और पार्ट से बनेगा उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ठीक? एंट्रेंस एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन आता है वो आता है लीची का, आपके बुक में भी है। लीची बनता है एरिल से, तो ये याद रखिएगा। जनरली फ्रूट किससे बनेगा? ओव्यूल बिकम्स फ्रूट, पर ओव्यूल के अलावा अगर किसी और पार्ट से फ्रूट बन जाए तो उसे कौन सा फ्रूट कहेंगे? फॉल्स फ्रूट। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। इसका ग्रास से बहुत क्वेश्चन आता है, सीबीएसई वाले ध्यान दें, और आईसीएसई वाले बच के रहे, पहली बार वो सीबीएसई का पैटर्न देंगे 12th में, तो बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ऑप्शन कम हो चुका है, बार बार बता रहा है। हर बार आईसीएसई में सेक्शन ए कंपलसरी होता था, सेक्शन बी में से 7 में से 4 करना होता था। अब सीबीएसई वाले आईसीएसई की तरफ 5 सेक्शन देंगे, और 2 सेक्शन में एक एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, तो पेपर आपका हार्ड हो चुका है। मेरा मतलब सेक्शन ए बी सी डी है, ठीक? तो सेक्शन सी और डी में 2 लॉन्ग आंसर्स होंगे, 3-3 और 4-4, उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, बाकी सब कंपलसरी है। और पहले चैप्टर, अगर आप कुछ चैप्टर छोड़ देते थे, कुछ चैप्टर पढ़ लेते थे, तो काम हो जाता था। आईसीएसई वाले, सीबीएसई की बात नहीं हो रही है इस बार। आईसीएसई वालों का इससे काम नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शनल है ही नहीं, सारा क्वेश्चन कंपलसरी है, एक क्वेश्चन में ऑप्शन है। सीबीएसई आईसीएसई में पहली बार इस बार केस स्टडी भी आएगा और पैराग्राफ क्वेश्चन भी आएगा। हाँ, सब सब्जेक्ट में
नॉट ओनली बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री। अभी अभी केस, हाँ, और केस स्टडी का क्वेश्चन हर चैप्टर करें, जब सारा चैप्टर हो जाएगा तो केस स्टडी एक ही दिन में कई सारा 10-12 करवाएंगे, तो केस स्टडी के बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। असर्शन रीजन भी आएगा, केस स्टडी भी आने वाला है, तो बच के रहिए आईसीएससी वालों, पेपर बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब मार्किंग भी लीनियंट होगी, ये फ़ायदा है। सीबीएसई वाले मार्क्स पा जाते हैं, लीनियंट मार्किंग होती है, पर आईसीएससी के टीचर हो सकता है उसी तरीके से चेक करें तो कोई भरोसा नहीं है। आईसीएससी के टीचर को ट्रेन किया जाएगा, शायद सीबीएसई की तरह चेक कर दें बुलाया जाएगा। हाँ, तो आईसीएससी वाले नहीं, सीबीएसई क्यों बुलाएंगे? सिलेबस अलग, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा मतलब तुम पढ़ते हो च तो पढ़ेंगे चा, मेरे पास चच्चा नहीं चा पढ़ोगे खाली, इतना भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया था, पढ़ते तो वैसे भी नहीं हो तुम लोग। ये देखिए क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आता है यहाँ पे तुमसे ये नहीं पूछा है कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता क्या है, ये भी मत सोचना कि सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप बताए, रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, मतलब क्या जरूरी है सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए। आता है किसी को? प्लांट, बहुत बढ़िया, फ्लावर आ रहा है, चलो बताओ, देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जी बताइए, एक ही प्लांट में फ्लावर आना चाहिए। क्या लिखे हैं? एक ही प्लांट का लिख दे। देखिए शब्द याद करिए, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का मतलब फ्लावर कभी खुलेगा ही नहीं। मोनोशियस, मोनोशियस मतलब प्लांट या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, अलग अलग होगा, या तो इसको हेट्रोगैमी भी लिख सकते हो। मतलब एक ही चीज है हर्कोगैमी, हर्कोगैमी कि अगर मेल और फीमेल एक ही प्लांट में हो गए तो उनके बीच बैरियर किसी टाइप का बन गया। तो इतने चीजें रिक्वायरमेंट है सेल्फ के लिए। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए इसका उल्टा लिख दोगे, प्लांट डायोशियस होना चाहिए, हेट्रोगैमी होनी चाहिए, और क्लिस्टोगैमस की जगह क्लिस्टोथिकस, क्लिस्टोथिकस भी नहीं। एक और सुंदर सा वर्ड, अरे यार ये अपने मन से मिट जा रहा है, चैस्मोगैमस फ्लावर। चैस्मोगैमस फ्लावर मतलब हमेशा जो ओपन होता है। तो इन सब भारी भारी वर्ड पे तुम्हें मार्क्स मिलेगा। तुम इसमें कहानी अगर लिखने चले गए कि प्लांट शुड रिप्रोड्यूस एट द सेम टाइम एंड इट शुड बी ऑलवेज ओपन, तो भले ही तुम सारा पॉइंट लिखे हो, हम सिर्फ 6 पॉइंट लिख रहे हो और हमें 5 मार्क्स मिलेगा, हमें गारंटी है, क्योंकि हम भारी वर्ड लिख रहे हैं। पर अगर तुम क्लिस्टोगैमस ना लिख के तुम लिखे फ्लावर शुड ऑलवेज बी क्लोज, तो सेम चीज तुम लिखे रहोगे, बस बड़े में। हम सिर्फ 6 लाइन लिखेंगे, 6 पॉइंट, और तुम 1 पेज लिख दोगे, हमें 5 मार्क्स मिलेगा। तुम पूरी कहानी लिखे हो, तुम्हें 3 से अधिक मार्क्स नहीं मिलेगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पॉइंट। हाँ, शॉर्ट पॉइंट, इसके बाद लिख देना फ्लावर शुड ऑलवेज बी क्लोज। मोनोशियस में फ्लावर शुड बी डिफरेंट, या मेल और फीमेल शुड बी डिफरेंट, बस इतना इतना, इस पे 5 मिल जाएगा। पर तुम पूरी कहानी लिखे और ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं मिला उनको, तो 3 मार्क्स से ज्यादा तो नहीं मिलेगा। चाहे पूरी पेज का निकाल के स्टेपलर मार दो, अगर ये सब वर्ड नहीं मिले तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो वर्ड याद होना चाहिए, ठीक है। और कुछ कहानी इसमें लिखने की जरूरत नहीं। अगर तुम कोशिश किए कि सेल्फ पॉलिनेशन, फिर कितने टाइप होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं तेज बनने के चक्कर में, फिर क्रॉस पॉलिनेशन एजेंट से ही होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का क्या फायदा है, क्रॉस पॉलिनेशन का क्या फायदा है, इसका कोई काम नहीं है, और इस पे 1 भी मार्क्स नहीं मिलेगा। इतने कहानी के बाद अगर तुम ये सब शब्द भी लिखोगे तो एग्जाम में पहले से गरमाया रहेगा। 5 मार्क्स का मतलब ये नहीं कि 1 पेज का आंसर हो, 2 पेज का आंसर हो। ये बात ध्यान से सुन लो, क्योंकि बच्चों के मन में बड़ा चलता है कि 5 मार्क्स का मतलब 2 पेज तो लिखेंगे, 3 मार्क्स का अच्छा मतलब 6 लाइन। इंपॉर्टेंट वर्ड्स होने चाहिए। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अलावा कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें से कुछ छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। कोशिश करना कि फ्लो चार्ट्स में बना पाओ। अगर तुम्हें टाइप्स पूछे तो फ्लो चार्ट ऐसे बना दो, इसको फ्लो चार्ट कहते हैं, जो ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है।
डिफरेंस बिटवीन पूछे तो बीच में लाइन बना दो, आंसर पॉइंट वाइज लिखो, डायग्राम के साथ लिखो, उनका मार्क्स मिलता है, उनका इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, टाइप्स पूछा तुम, रुको नीचे जगह होगी, तुमसे टाइप्स पूछा तुम लिखोगे इट इज ऑफ फॉलोइंग 4 टाइप्स 1 2 3 4 5, तो इस पे कम मार्क्स मिलेगा। तुम लिख दोगे इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज 1 2 3 4 5, इस पे ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ये सुंदर लगेगा। पेज नहीं गिनता है कोई, ये गलत फहमी मन से निकाल दो कि टीचर 5 मार्क्स 1 पेज 2 ही पेज लिखा है 3 मार्क्स, तो अरे तो 5 पे लिखा है, गाना भी है बीच में 6 मार्क्स तो 5 में से इसको, ऐसा कुछ नहीं होता है कभी बोर्ड में, ऐसा कुछ नहीं होगा। बोर्ड में देखेगा जो पूछा है उससे रिलेटेड लिखे हो कि नहीं, इसीलिए पॉइंट वाइज लिखने को कह रहा है। ज्यादा कुछ लिखे लोग क्यों कोई चेक करेगा? तुमको हम कॉपी कल चेक कराते हैं, टेस्ट लेते हैं, कॉपी देते हैं हम तुमको, देखो कॉपी चेक करने में कितना इरिटेशन होता है। 10 कॉपी चेक करने के बाद मन कर किसी गोली वोली मार दे, बोल दे तो पूछ के मार दे। कॉपी चेक करना बहुत इरिटेटिंग काम होता है, पढ़ाना इजी होता है, कॉपी चेक करना इरिटेटिंग होता है थोड़ा। तो जो पूछा है उससे फालतू लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों लिखोगे? हम तुमसे कहेंगे इधर आओ, तुम नाचने लगे वहीं पे, गाना गाने लगे कि डोली तारो ढोल बाजी, तो हम मार देंगे कि हम बुलाए, नाटक क्या कर रहे हो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ही खत्म हो गया क्या? तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कल हम लोग रिवीजन कर, इसको क्यों बता रहे हैं? के बच्चों जो तेज बच्चे जो आंसर दे रहे थे, आप सुने ही होंगे, एक को आंसर कोई नहीं दिया है, तो इधर से चलो। करण है, संगम, नारायण, द ग्रेट शाश्वत, वंश, पीछे भी वंश है, आगे भी वंश है, ईशान, काजल, तो नाम नहीं पता है, अदिति, तो बहुत ही तेज बच्चे हैं, आपको अगली बार PYQ में फिर दिखेंगे।